जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टार्ट कर चुके थे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें लास्ट क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हम लोग पढ़ेंगे कि बोर साहब ने उन्होंने भी हाइड्रोजन एटम का दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग शॉर्टकमिंग ऑफ बोर मॉडल भी पढ़ेंगे, मेरिट्स ऑफ बोर मॉडल भी पढ़ेंगे। फिर बोर मॉडल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेडियस कैसे निकलता है, वेलोसिटी कैसे निकलता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है, ठीक है, ये सारा चीज़। इसके पहले कि मैं आपको बोर मॉडल स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रदरफोर्ड मॉडल जो 1911 ईस्वी में दी गई थी, वो मॉडल पर उनको नोबेल प्राइज़ तो मिला था, नो डाउट, बट उनका जो मॉडल था वो मॉडल दो वजह से फेल हो गया, दो कारणों से फेल हो गया। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने एटम्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पहला कारण। और दूसरा कारण था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है उसका डिस्क्रीट नेचर होता है, DISCRETE, डिस्क्रीट नेचर। तो इन दोनों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसके वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। थोड़ा सा और डिटेल्स में जानिए। ये देखिए, फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब ये कैसे एक्सप्लेन नहीं किए, क्यों ऐसा हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। रदरफोर्ड साहब ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से घूमेगा, ठीक। बट उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो एनर्जी को जब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इनका मॉडल क्या हो गया, फेल्योर हो गया। एक्चुअल में उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट बोला ही नहीं था, उन्होंने सर्पिल पाथ ऐसे बोला था, इस तरह के पाथ में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर कोई भी पार्टिकल इस तरह के पाथ में घूमती है, इस पाथ में, तो एक समय मतलब इसका एनर्जी जो है वो लूज करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन अपना टोटल एनर्जी लूज कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना टोटल एनर्जी लूज कर देगा तो फिर क्या होगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई एनर्जी है नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ठीक 2 साल बाद, यानी 1913 ईस्वी में, यानी 1930 में नेल्स बोर साहब आए और उन्होंने बताया हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो बोर थ्योरी उन्होंने दिया, उन्होंने एनर्जी को एक्सप्लेन किया और भी कई सारा चीज़ एक्सप्लेन किया। आपको मैं बता देता हूँ कि ये सभी टॉपिक जो है, ये सारे टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है, जो कि केमिस्ट्री में भी है, ठीक है, और ये फिजिक्स में भी है। तो मैं केमिस्ट्री के पॉइंट पे, केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ना है, मैं आपको फिजिक्स में वही चीज़ बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है, मैं ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाऊंगा, ठीक है। बट फिर भी जो सिलेबस में है उसको मैं आपको अच्छे से डील कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या बोला, बोर साहब ने, उन्होंने बोला कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन एन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो बोर साहब ने सबसे पहले बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होती है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमती है, और इसको घुमाता कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घुमाता है, यानी ये वाला फोर्स घुमाता है। और ये mv²/r ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड Fe, जिसका जिक्र लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे। आई बात समझ? तो ये देखिए, एज द एटम एज ए होल इज स्टेबल द कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स। कहने का मतलब ये है कि आपको जब सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ाया था तब आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सर्कुलर मोशन के केस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में तभी घूमती है जब एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv²/r ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आपको पहला चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट आप समझ सकते हो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2/r², उसी तरह अगर दो चार्ज रखा हो, एक हो Q1 और दूसरा हो Q2, और दोनों चार्ज को हम r दूरी पर अगर रखें तो इनके बीच एक फोर्स लगती है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Q1 और Q2 के जगह पर E² लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि 1/4πε0 इंटू Q1 के जगह पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन हो जाएगा, बट चूंकि दोनों पे सेम चार्ज है तो हम दोनों को E से डिनोट कर सकते हैं, डिवाइडेड/r²। तो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका E²/r², तो इतना आपका यहाँ पर आया है। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसको बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ कंक्लूजन मिला है। क्या मिला है? ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी n। तो यहाँ पर h जो है वो क्या है? h है आपका प्लांक्स कांस्टेंट, pc मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और क्या कंक्लूजन मिला कि द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सच अलाउड ऑर्बिट्स डज नॉट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। ये भी उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमती है, द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सच अलाउड ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, thus the total energy of the electron revolving in any of the stationary orbit remains same। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से, ठीक है। now the last point is electromagnetic radiations are emitted if an electron jumps from a stationary orbit of higher energy E2 to the stationary orbit of the lower energy। कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेगा, कब निकलेगा? जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से यानी E2 से कहाँ पर जंप करेगा? E1 में जंप करेगा। आई बात समझ में? तो ये सारा चीज़, तो इस केस में E2 माइनस E1 जो होगा वो h न्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू क्या होता है? h न्यू होता है। तो इस केस में जो E की वैल्यू होगी वो क्या होगी? E2 माइनस E1। क्लियर है?
तो ये सारा चीज़, तो ये एक पॉइंट बताया गया था। बोर साहब ने हाइड्रोजन एटम का जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो तभी निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट, हायर एनर्जी के स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करेगा, और उस समय जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इज रिलेटेड बाय द इक्वेशन। तो इस तरह से वो रिलेशन होगा। उसके बाद है शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल का शॉर्ट कमिंग क्या क्या था वो देखिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन। ये भी क्या हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फाइनल स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइन का बोर मॉडल के द्वारा हमको नहीं मिल पाया हम लोगों को। जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, तो तीनों इफेक्ट, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन का भी नहीं मिला, जीमन का भी नहीं मिला, और स्टार्क इफेक्ट का भी फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। नाउ द सेकेंड ड्रॉबैक इज द मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन इंटरएक्शन। क्लियर है? तो ये जो मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड हुआ। उसके बाद और क्या ड्रॉबैक था? पॉइंट नंबर थर्ड इज दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज इन रियलिटी देर इज नो ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर ऑर्बिट पर यह मॉडल बेस्ड है। जबकि वेयर एज इन रियलिटी, जबकि रियल में क्या है, देर इज नो ऑर्बिट, जबकि रियल में कोई ऑर्बिट का पता नहीं लगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इज परस्यूम्ड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली, वेयर एज इन रियलिटी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। ये जो मॉडल है ये स्पेक्ट्रल लाइन के इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इस वजह से भी ये मॉडल फेल्योर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द doublets obtained in spectra of some of the atoms। ये इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, किस बात को, कि जो डबलेट्स मिलते हैं स्पेक्ट्रा में कई बार सिंगल लाइन होता है और कई बार डबलेट्स होता है, तो डबलेट्स में जो डबलेट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कुछ एटम के। नाउ द फाइनल ड्रॉबैक इज बोर्स मॉडल इज सेमी क्वांटम मॉडल। ये कैसा मॉडल है? सेमी क्वांटम मॉडल, मतलब क्वांटम पूरी तरह से ये क्वांटम मॉडल नहीं है। इट मीन्स इट इंक्लूड्स टू क्वांटम नंबर्स E एंड L, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज कंसिडर्ड सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो यहाँ पर इनको दो ही क्वांटम नंबर मिला था, जबकि क्वांटम नंबर हम जानते हैं कि 4 होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है, और 2 और होता है। ठीक है, उसका मुझे नाम ठीक से याद नहीं है क्योंकि ये केमिस्ट्री का चीज़ है, इसलिए मुझे याद नहीं है वो। क्लियर है? उसके बाद मेरिट्स ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल का मेरिट क्या था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड बाय इट एंड क्वांटम मॉडल आर सेम। तो सबसे मतलब देखिए, रदरफोर्ड साहब ने सब कुछ एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, ये बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमती है वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ बताया उन्होंने। ठीक है, बट वो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए वो फेल्योर हो गया। साथ ही साथ वो एनर्जी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एनर्जी को एक्सप्लेन किन्होंने किया? बोर मॉडल में किया, बट बोर मॉडल भी फाइनल मॉडल नहीं था, इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक था। बट देखिए, बोर मॉडल का इस्तेमाल करके हम लोग कई सारा चीज़ फाइंड आउट करते हैं। तो उनमें से सबसे पहला
देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या था बोर मॉडल का, तो सबसे पहला रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो जैसे मेरे पास इक्वेशन है, आपके पास क्या इक्वेशन है, एम वी आर दिस इज इक्वल्स टू क्या था, एन एच बाई 2 पाई, ये था। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एम इंटू आर, ये हो गया आपका वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी यूजिंग इक्वेशन दिस, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन था, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसा था ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या था, एम वी स्क्वायर बाई आर था। तो हम यहाँ से v का वैल्यू को अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन दिस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास r निकल जाएगा। तो r की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर। तो आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं v इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई एम इंटू आर है। तो अभी इसके बाद यहाँ से तो r निकल गया, तो r जो निकला हमारे पास, तो इसको जनरल फॉर्म में हम लोगों ने ऐसा रखा, ये n जो था वो नंबर था, तो हम लोगों ने Rn मान लिया इसको, ठीक है। क्या मान लिया इसको, Rn मान लिया। Rn की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई इंटू एम इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4 ये क्या शो कर रहा है, ये रेडियाई शो कर रहा है, किस बात के लिए, इट शोज दैट द रेडियाई ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट्स vary as the square of n for the smallest orbit, n equals to n, substituting the value of h epsilon naught m and e we have। कहने का ये मतलब है कि ये जो है इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, रेडियस मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो अलग अलग जैसे n है ना, Rn है ना, ये क्या है, Rn का फॉर्मूला है। तो n का वैल्यू हम 1 रख देंगे तो पहला ऑर्बिट मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रख देंगे तो दूसरे ऑर्बिट का रेडियस मिलेगा। तो इस तरह से तो जो सबसे पहला ऑर्बिट है उसकी रेडियस हमें इतनी मिली, ठीक है। यानी बोर मॉडल का जो पहला इस्तेमाल है, पॉजिटिवली यूज जो हुआ, वो किसी ऑर्बिट का रेडियस निकालने में किया गया। उसके बाद और क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन घूम रही है ऑर्बिट में, ये कितनी वेलोसिटी से घूम रही है। तो इस बात का भी पता किससे लगाया गया, इस बात का भी पता लगाया गया बोर मॉडल से। तो वेलोसिटी कैसे निकाले हैं वो देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी निकाला गया है, टू ऑब्टेन द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 4 and 2। तो इक्वेशन 2 आपका शुरू में ही था, ये देखिए इक्वेशन 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इक्वेशन 2 है आपका, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द 4, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 इज दिस, सो दिस इज इक्वेशन 4। तो एम वी आर इक्वल्स टू है ना एन एच बाई 2 पाई। तो मेरे पास क्या था, आर की वैल्यू मैंने रख दिया, मेरे पास फॉर्मूला था एम वी आर दिस इज इक्वल्स टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो अगर इस आर की वैल्यू रखा गया ये इतना, ठीक है, तो एम इंटू वी और इंटू आर की जगह पर पूरा रख देंगे, कितना रख देंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2NH इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ मुझे क्या चाहिए, v चाहिए, तो v चाहिए तो बाकी सब चीज़ उधर चला जाएगा, तो इधर आपका NH बाई 2 पाई पहले से है, और क्या आ जाएगा, ये पूरा जो पाई इंटू एम इंटू ई स्क्वायर ये पहले से था, और ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और एक m भी था इधर आपका, एक m था तो एक m इधर आ जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा, ठीक है।
हाँ सही है। अब देखिए इस m ने इस m को मार दिया, तो मेरे पास क्या बचा, पाई ई स्क्वायर एन एच। अच्छा पाई को भी ख़त्म कर दो, और कुछ ख़त्म होगा क्या, n इंटू एच 2 है ऊपर, तो एक एक ख़त्म हो जाएगा, तो नीचे एक एक बच जाएगा, एक n और एक h बचेगा। तो ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n इंटू एच। देखिए ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n इंटू एच, या कह लीजिए 2 इंटू n इंटू एच इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो दिस एक्सप्रेशन shows that the velocity of the electron is inversely proportional to n। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है, क्योंकि देखो इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, ऊपर में आपका ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, तो ये कांस्टेंट है। 2 है, ये कांस्टेंट ही है। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ये भी कांस्टेंट है। क्लियर है। तो ये सब कांस्टेंट, तो बचा क्या, सिर्फ n बचा। यानी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो कैसे हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी जैसे मान लिया जाए, आपका इसका कहने का क्या मतलब, ये समझिए आप, मान लिया कि ये मेरा न्यूक्लियस है, तो यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, और ये ऑर्बिट 1 है और ये ऑर्बिट 2 है, तो जाहिर सी बात है कि ऑर्बिट अगर ये R2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है आपका R1 है। ठीक है, तो जिसकी रेडियस कम है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी। तो अगर इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, v2 है, और इसकी स्पीड v1 है, तो v1 इज ग्रेटर देन v2 हो जाएगा। ठीक है, यानी रेडियस कम होने से वेलोसिटी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, जब हम रेडियस निकाल लिए, एनर्जी निकाल लिए, ठीक है, रेडियस निकाल लिए, वेलोसिटी निकाल लिए, तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होता है वेलोसिटी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज न्यू इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1 बाई टाइम पीरियड का मतलब कितना, तो टाइम का वैल्यू कितना होता है, तो टाइम इक्वल्स टू कितना होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई, तो डिस्टेंस कितना होगा 2πr बाई वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम की जगह पर वो पुट कर देंगे, तो मुझे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो दिस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, और 1/t यानी 1 बाई क्या पुट करेंगे 2πr डिवाइडेड बाई v। तो अब ये जो v है, ये v जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आपका ऐसा आ जाएगा, तो v बाई 2πr। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर r की वैल्यू रख दिया गया है, तो r की वैल्यू फाइनली जो है, ये फाइनली r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले में। यहाँ पर देखिए इस वाले में आपका r का वैल्यू पुट करेंगे और v का भी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो v की वैल्यू इतनी आई है मेरे पास, देखिए यहाँ पर v निकला था ई स्क्वायर बाई 2n h इंटू एप्सिलॉन नॉट, और r की वैल्यू भी ऊपर निकली है मेरे पास, r n इक्वल्स टू दिस मच है। ठीक है, दिस मच ये r है, तो r का हम और v का वैल्यू रख देंगे, तो सॉल्व करके यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर इस वाले में आपका r का और v का वैल्यू रखा है, तो इसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा। ठीक है, m e⁴ 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच क्यू इंटू एन क्यू, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस एक्सप्रेशन शोज दैट, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या आ गया, मास आ गया जो कि कांस्टेंट है, ऊपर में इलेक्ट्रॉन है वो भी कांस्टेंट है, नीचे 4π एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, एच क्यू ये भी कांस्टेंट है, एन क्यू। यानी जो फ्रीक्वेंसी हुई वो किस बात से पे डिपेंड की, नंबर ऑफ ऑर्बिट टू द पावर क्यूब है ना। दिस एक्सप्रेशन शोज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एन, क्यूब ऑफ एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कौन, फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी, तो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर पार्टिकल के पास जो होती है वो दो तरह की एनर्जी हो सकती है, एक काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, तो फिर से v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ये हम पहले भी निकाल चुके थे, याद करिए आप। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है।
तो काइनेटिक एनर्जी हो गई इतनी m e⁴ 8 n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। आफ्टर दैट पोटेंशियल एनर्जी होती है E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग निकाल चुके थे। अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स हो जाएगा V इंटू माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो माइनस हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो है वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इतनी एनर्जी मेरे पास टोटल आ गई, -m⁴ डिवाइडेड बाई 8 n स्क्वायर h स्क्वायर बाई m-me⁴ डिवाइडेड बाई 8 n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फाइनली एनर्जी का इक्वेशन आ गया। आपको मैं बता दूं कि इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आपका ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं अगर एनर्जी के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल जानना है तो। उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस। तो जो रेडिएशंस निकल रही है उसके फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग जानते हैं कि E2 माइनस E1, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू होता है h इंटू न्यू होता है। न्यू सब्सक्रिप्ट में नहीं है ना, ये h इंटू न्यू है, h न्यू होता है, क्लियर है, h न्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h तो h है, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से भी आपका न्यू का वैल्यू निकल गया है ना। तो न्यू की वैल्यू कितनी आ गई, m⁴ बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h³ और ब्रैकेट के अंदर है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी ऑफ n2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, एंड वो जो होगा वो h न्यू के बराबर होगा। तो इसको जब कैलकुलेट किया गया तो न्यू की वैल्यू इतनी आ गई। तो न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/λ लिख सकते हैं। तो 1/λ यानी 1/λ आ गया। अब 1/λ को हम लोग न्यू बार यानी 1/λ एंड दिस इक्वल्स टू r। अब ये r की वैल्यू कितनी है, r इतना है आपका, r इक्वल्स टू आपका ये है m⁴ 8 पाई स्क्वायर h³ इंटू c, और इस r को बोला गया है रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। यानी इसको हम अगर r मान लें, इसको अगर हम r मान लें तो वैल्यू जो है हमारा इतना आ जाएगा न्यू बार। आपको मैं बता देता हूँ ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सिर्फ यही नहीं, इसमें जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ें ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद आपका एनर्जी लेवल देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल कैसे है, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाई। हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रही है तो बिना एनर्जी के तो घूम नहीं सकती है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो हम लोग ये निकाल चुके हैं, एनर्जी तो इतनी है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इस वाले फॉर्मूला में m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नीचे 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर, h प्लैंक्स कांस्टेंट, और n है आपका nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में हम कुछ भी ले सकते हैं n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो देखा गया जब सबका वैल्यू पुट किया गया, देखिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, फिर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर है। उसके बाद देखिए 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और फिर आपका h है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 इंटू ये 6.62 इंटू 10⁻34। तो सब का जब वैल्यू रखा गया यहाँ पर, तो वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट किया गया और कैलकुलेट करके इतना आया, और फाइनली जो है हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो E1 कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि
पहली ऑर्बिट में, मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे कम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो आप यहाँ से देख लो, स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से नोट कर लो इन सारी चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है? ये देखिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन जो लिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लिया गया है, वो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है नीचे कि द नेगेटिव साइन इन एवरी shows that is thus electron is bound to the nucleus by attractive force, and to separate the electron from the nucleus energy must be supplied to it. Giving different values of to n, we can calculate the energy of the electron in different orbits. तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है पहली ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रॉन फास्ट स्पीड से घूम रही थी। ये हम लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, दूसरे ऑर्बिट में कम स्पीड से घूम रहा था। यानी जिसमें ज़्यादा स्पीड से घूम रही है इसकी एनर्जी अगर E1 है और ज़्यादा स्पीड से घूम रही है इसकी एनर्जी अगर E2 है, तो क्या होगा? E1 इज़ ग्रेटर देन E2। मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या? हाँ, मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ अगर नेगेटिव साइन है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? द साइन, नेगेटिव साइन इन एनर्जीज shows that is thus electron is bound to the nucleus by attractive force। ठीक है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एट्रैक्टिव फोर्स से अटैच्ड है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे चेंज हुआ है आपका ग्राउंड स्टेट से, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द और आइसोलेशन एनर्जी। जब इन्फिनिटी लेंगे तो 1/∞ तो ये 0 हो जाएगा, तो इसमें भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हम n की वैल्यू 4 लेंगे तो इतना आएगा, n का वैल्यू 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी और आइसोलेशन एनर्जी इसको कहते हैं। क्लियर है? कि अब देखिए डायग्राम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से पढ़ें और इसको नोट भी करें। चलो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द डायग्राम इज़ नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। तो दिस डायग्राम इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। द लोवेस्ट एनर्जी लेवल n = 1। तो ये सब तो यही है, जो डायग्राम को आप अच्छे से देख लो, समझ लो, तो इसी बात को आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं टेबल में भी वही है, जो आपका डायग्राम में उसको टेबल में बगल में दिखाया गया है। ठीक है, जब एनर्जी लेवल 1 है, जब n की वैल्यू 1 है तो ग्राउंड स्टेट है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह निकाल चुके हैं। जब एनर्जी मतलब n की वैल्यू 2 है यानी सेकेंड ऑर्बिट, तो -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है ना, ये सारा वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। क्लियर है? तो ये आप देखिए। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए एक होता है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एटम होता है जब एक्साइटेड होता है, ठीक है ना, तो एक्साइटेड होने के बाद कहाँ करेगा? जंप करेगा। तो जब एटम एक्साइटेड होता है तो वो क्या करता है? ठीक है, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर एक बार बुक में देख लेना। मे बी यहाँ पर जो मैंने एटम लिखा है इसके जगह पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने ही लिखा, बट हो सकता है मिस्टेक हो सकता है। आप एक बार बुक से मैच कर लेना, किसी बुक में मिल जाएगा आपको, NCERT में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है तो दे एमिट लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ विच करस्पॉन्ड टू डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो जंप करता है, तो जंप जब करता है तो क्या होता है? वो लाइट एमिट करता है और कुछ सर्टेन वेवलेंथ्स का लाइट एमिट करता है। ठीक है, द एमिटेड लाइट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ सीरीज ऑफ colored lines with dark spaces in between. This series of colored line is called a line or atomic spectra. ठीक है, तो जो सीरीज ऑब्टेन होता है उसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, या फिर हम लोग उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, या तो लाइन स्पेक्ट्रा या तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्लियर है? अब इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट नोट्स है।
क्या है, ईच एलिमेंट प्रोड्यूसेस अ यूनिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। हर एक एलिमेंट जो है वो यूनिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है आपका नो टू एलिमेंट्स एमिट द सेम स्पेक्ट्रल लाइन्स। कोई भी दो एलिमेंट, मान लेते हैं कि एक एलिमेंट कुछ भी हाइड्रोजन है और दूसरा जो एलिमेंट है वो कुछ और है, मान लेते हैं कि बेरियम है, ठीक है, तो दोनों जो है अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा, कभी भी सेम स्पेक्ट्रल लाइन एमिट नहीं करेगा। नो टू एलिमेंट्स, ठीक है ना, एमिट द सेम स्पेक्ट्रल, सो एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसका एक फायदा ये हुआ कि जब दो एलिमेंट एक ही स्पेक्ट्रल लाइन एमिट नहीं करता है तो हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन की मदद से एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन एटम जो है इसके बारे में आप पढ़िए। इट हैज़ बीन शोन दैट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द आउटर ऑर्बिट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द इनर वंस, ठीक है। जैसे हम लोग देखिए E1 हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। E2 कितना आया था, -3.4 ऐसा कुछ आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी आप बताओ अगर यहाँ प्लस होता तब ये बड़ा होता, लेकिन ये माइनस में है, माइनस में है तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी, तो ये जो है आपका यहाँ पर हम लोग देखा गया, हम लोगों के द्वारा ये देखा गया। हम लोगों ने प्रीवियसली इसी नोट्स में प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि जो एनर्जी है यहाँ पर देखिए आप, ये जो एनर्जी है ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे में आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर है। तो ये आपका जो है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन शोन दैट द एनर्जी ऑफ द आउटर ऑर्बिट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द इनर वंस व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल एनर्जी। तो जब हाइड्रोजन एटम को एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है तब क्या करता है, द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, है ना, लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है कहाँ, दैट इज द हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड लिखा है, यानी इसके अकॉर्डिंग मैंने जो बोल रहा था यहाँ पर कि ये गलत हो सकता है, ये आप क्लैरिफिकेशन मिल गया। यहाँ पर देखिए लिखा व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड, तो ये भी आपका सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये तो किसी बुक का ही है, तो यहाँ पर देखिए द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड, ठीक है। द एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल, hence electron returns to its ground state in about 10 to the power -8 सेकेंड। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हाइड्रोजन एटम जब एक्साइटेड हुआ, ठीक है, तो एक्साइटेड हुआ तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर वाले ऑर्बिट में जंप किया। अंदर वाले ऑर्बिट में जंप करने के बाद क्या यहां पर रहा, नहीं, 10 टू द पावर -8 सेकेंड के अंदर वापस उसी ऑर्बिट में चला गया। तो इस प्रक्रिया में द एक्सेस ऑफ एनर्जी इज नाउ रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, द डिफरेंट वेवलेंथ्स कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेक्ट्रल सीरीज। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि जो अलग अलग वेवलेंथ है वो एक स्पेक्ट्रल सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, और इस सीरीज को बोला गया स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो स्पेक्ट्रल सीरीज भी आपको अलग से टॉपिक लिखा हो, बट वो अलग से नहीं पढ़ना है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ही आपको स्पेक्ट्रल सीरीज। तो जब भी आपको स्पेक्ट्रल सीरीज अगर कोई डिफाइन करने के लिए पूछे, बोलेगा कि डिफाइन स्पेक्ट्रल सीरीज, तो क्या करोगे, ठीक है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज को डिफाइन करने के लिए यही लिखोगे कि ऐसा देखा गया कि जब आउटर ऑर्बिट्स का एनर्जी जो है इनर ऑर्बिट से
ज़्यादा होता है। तो व्हेन हाइड्रोजन एटम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल एनर्जी, जब हाइड्रोजन एटम के पास एक्सटर्नल एनर्जी आता है तब क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये लोअर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर देते हैं। मैंने शायद थोड़ी देर पहले मैंने आपको उल्टा बता दिया था शायद, हाँ, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर है और मैंने आपको उल्टा बताया था, तो यहाँ से आपको यहाँ जंप करेगा, ठीक है, लोअर से हायर में जंप करेगा। बट ये लोअर से हायर में आ तो जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है, ठीक है, और ये वापस कहाँ चला जाएगा, वापस बैक चला जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा द एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल, ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं द डिफरेंट वेवलेंथ्स कंस्टिट्यूट अ स्पेक्ट्रल सीरीज विच आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ एटम एमिटिंग, देन द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली समझ लो कि द एक्सेस ऑफ एनर्जी इज नाउ रेडिएटेड फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, द डिफरेंट वेवलेंथ्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्पेक्ट्रल सीरीज। तो अलग अलग जो वेवलेंथ होता है वही स्पेक्ट्रल सीरीज क्रिएट करता है। तो इसको रिडबर्ग रिलेशन बोला जाता है इसको, ठीक है ना, रिडबर्ग का वेवलेंथ रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए दिस रिलेशन एक्सप्लेन द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेडिएशंस आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो कई सारे साइंटिस्ट आए, लाइमन साहब आए, बामर साहब आए, पास्टन साहब आए, फंड साहब आए, ब्रैकेट साहब आए, तो कई सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है। उसके बाद भी मतलब आपको मैं बता दूं कि इसमें हाइड्रोजन पर जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है इस पर, ठीक है। हम लोग शायद उसका 5% भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बामर साहब ने तो बहुत अल्टीमेट रिसर्च किया था इन पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, तो लाइमन साहब सबसे पहले था, लाइमन सीरीज, द सीरीज कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ विच आर एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी आउटर ऑर्बिट से, ठीक है। आपको मैं कैसे समझाऊं, आप देख लो, ऐसे मान लो ये न्यूक्लियस है, एक स्टेट, दो, तीसरा, मतलब 3 ही मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, वैसे आप और भी कई सारा ले सकते हैं, 4-5 भी ले सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एन ऑर्बिट है, ठीक है। तो एन ऑर्बिट से फर्स्ट में जब जंप किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन जंप्स टू के ऑर्बिट गिव रेज टू 11 सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो n1 की वैल्यू होगी वो 1 होगी और जो n2 की वैल्यू होगी वो 2, 3, 4 ऐसे करके हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट मेंबर कौन सा है, तो इन दिस केस n1 इक्वल्स टू 1 और n2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वो फार्मूला लगाएंगे रिडबर्ग, ये इस फार्मूला में n1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और n2 की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3r/4 आ गया, यानी लेमडा इक्वल्स टू 4/3r, तो 3r, ठीक है ना। तो r तो रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए 1216, यानी 1216 एंगस्ट्रम का वेवलेंथ यहाँ पर ऑब्टेन होगा। आपको मैं बता दूँ, आप इस चीज़ के लिए आप NCERT भी देख सकते हो, NCERT बुक में अच्छा से दिया हो। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइन कैसा होता है, तो आप चाहो तो नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं और आप बुक में भी देख सकते हैं, NCERT बुक में, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेंबर उसी तरह से निकलते चला जाएगा। तो जैसे देखिए पहला मेंबर का एनर्जी कितना था 1216, दूसरा मेंबर का एनर्जी कितना था 1026, यानी एनर्जी बोल रहा हूँ, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कितना है 1026, क्लियर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वेवलेंथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली द वेवलेंथ ऑफ द अदर मेंबर्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो दूसरा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से लिमिटिंग मेंबर्स कब होगा, जब मान लेते हैं कि n1 तो फिक्स है हर केस में, n1 तो 1 ही लिया है, n2 अगर हम इनफाइनाइट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मेंबर्स हो जाएगा। तो अगर n2 की वैल्यू इनफाइनाइट ली जाए तो लेमडा इक्वल्स टू 1/r, और ये हो जाएगा आपका 912 एंगस्ट्रम। दिस
सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखाई देगा। मैं आपको बता देता हूँ, अल्ट्रावायलेट रीजन जो है, अल्ट्रावायलेट रीजन जो है ये इनविजिबल रीजन है, ये विजिबल रीजन में नहीं आता, तो इसलिए ये नहीं दिखेगा, तो आपको वहाँ पर डार्क डार्क दिखेगा। तो बामर सीरीज होता है, ठीक है। दिस सीरीज कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स विच आर एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। तो आप समझते जाइए कि जब n से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो लाइमन सीरीज हुआ, n से जब सेकेंड ऑर्बिट तक आ रहा है तो बामर सीरीज होगा, फिर जब n से थर्ड ऑर्बिट तक आएगा तो हो जाएगा पास्सन सीरीज। तो उसी तरह से ये पूरा सीरीज है। ये देखिए, दिस सीरीज कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स आर एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट। तो सबसे आउटर ऑर्बिट से, यानी n1 की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 5, 6 ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए लाइमन और बामर सीरीज, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था बामर सीरीज, ठीक है। बामर सीरीज क्यों फेमस हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका अगर लिमिटिंग मेंबर्स की बात करेंगे तो बामर सीरीज का देखिए लिमिटिंग मेंबर्स कितना आया है, ये देखिए 3646 एंगस्ट्रम आया गया। ये जो था ये रेंज जो है विजिबल रेंज में था, ठीक है। इसीलिए बामर साहब सबसे ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जितने सारे विजिबल रेंज थे आप देख लो यहाँ पर 6563 एंगस्ट्रम से लेकर, यानी ये 7000 के आसपास हो गया, उसको आप ऐसा समझ लो। और इतनी फ्रीक्वेंसी का उन्होंने, मतलब ये कितना है, ये मिनिमम वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूँ गलती से, ये वेवलेंथ है। तो इस वेवलेंथ रेंज का उन्होंने क्या किया, पता लगाया, तो इसलिए ये, ठीक है। दिस सीरीज लाइज इन विजिबल एंड नियर द अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विजिबल रीजन को फाइंड करने की वजह से बामर सीरीज काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। अब आते हैं पास्सन सीरीज। तो पास्सन सीरीज का भी उसी तरह से देखेंगे, इनका भी देख लीजिए। पास्सन सीरीज कब होगा, जब n1 की वैल्यू 3 पुट कर देंगे और n2 की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं 4, 5, 6, है ना, अप टू इन्फिनिटी। तो जब हम इसको सॉल्व किया गया जब इसको, तो यहाँ पर देखिए फॉर द फर्स्ट मेंबर द वेवलेंथ इज 18750 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ जो होगा, ये सीरीज, दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, तो इसको इंफ्रारेड रीजन में रखा गया। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज का देख लीजिए, ब्रैकेट सीरीज का भी किस में रखा गया है, दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड एंड इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये भी किस में रखा गया, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में रखा गया। उसके बाद फंड सीरीज आया, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम सीरीज में रखा गया। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था, रामी लुक्सी, याद होगा आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग इसमें देखो एक्सरे अलग से पढ़ना है। तो यहाँ पर आर का मतलब होता है रेडियो वेव, आर ए मतलब रेडियो वेव, एम मतलब माइक्रोवेव, आई मतलब इंफ्रारेड, एल मतलब लाइट यानी विजिबल रेज, यू मतलब यूवी रेज, एक्स मतलब एक्सरे एंड वाई मतलब गामा रेज। तो इतने सारे आपको रेंज मैंने आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक्स, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए आपका कौन कौन सा। लाइमन सीरीज जो है अल्ट्रावायलेट रेंज को फाइंड करता है, बामर सीरीज जो है विजिबल रेंज को दर्शाता है, ये 3 नंबर जो है पास्सन सीरीज, ये इंफ्रारेड रीजन में है, 4 नंबर जो है वो ब्रैकेट सीरीज है, वो इंफ्रारेड रीजन में है, 5वां जो है फंड सीरीज है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या यहाँ पर ख़त्म हो गया, नहीं, यहाँ पर नंबर 5 के बाद और भी लोग आए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर एक दर्शाने का कोशिश किया है, जो मैं आपको डायग्राम बताना चाह रहा था। अभी देखिए लाइमन सीरीज को कैसे किया है, लाइमन सीरीज को यहाँ पर देखिए कैसे किया है,
n की वैल्यू 6 से लेकर कहाँ तक आया, 1 तक आया। 6 से 1 में आया है, फिर 5 से भी 1 में आया है, फिर 4 से भी 1 में आया है, फिर 3 से 1 में आया, फिर 2 से 1 में आया। तो ये इस तरह से आया है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कौन सा, बामर सीरीज, सॉरी लाइमन सीरीज। उसी तरह से बामर सीरीज में देखिए सेकेंड ऑर्बिट तक गया है। ये जो लाइमन था ये लाइमन फर्स्ट ऑर्बिट तक गया, बामर कहाँ तक गया, सेकेंड ऑर्बिट तक गया, और पासन फिर थर्ड ऑर्बिट तक गया, और उसी तरह से ब्रैकेट गया आपका फोर्थ ऑर्बिट तक, और उसके बाद पाँचवा ऑर्बिट तक गया फंड। तो इसके बाद इसके पास फिर और कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बाद और भी रिसर्च हुआ है, ठीक है। आपको केमिस्ट्री में आप देखोगे तो आपको और भी मिल जाएगा साइंटिस्ट लोगों का नाम, ठीक है। तो ये सारा चीज़, तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो आज मैं अभी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक आप अच्छे से, और एनसीईआरटी बुक में देखना आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप एक ऐसा करो, मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन अगर होता है तो मैं आपको 10 क्वेश्चन का सेट आज दूंगा, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7870184583। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इमीडिएट आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपके सवालों का पूरी तरह से जवाब दूँ, ओके। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू।